फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्टिनेंटल क्रश। और आज मैं पहुंच चुका हूं दुनिया के सबसे पुराने और सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, इटली के शहर फ्लोरेंस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्लोरेंस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और साथ ही हम बात करने वाले हैं कि आप अगर फ्लोरेंस आ रहे हैं तो क्या क्या मस्ट थिंग्स टू डू हैं आपके लिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए यह वीडियो। अगर अभी तक आपने कॉन्टिनेंटल क्रश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। फ्लोरेंस से ही शुरुआत हुई थी यूरोप के मॉडर्न कल्चर, आर्ट और यूरोपियन हिस्ट्री का ग्लोइंग पीरियड कहे जाने वाले रेनेसेंस टाइम की। उसके बाद यह कल्चर जर्मनी और फ्रांस में भी पहुंच गया। रेनेसेंस पीरियड की आर्ट यूरोपियन कल्चर और नेचर पर फोकस थी, जैसे कि माइकल एंजेलो की यह खूबसूरत सी डेविड की स्टैचू। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं फ्लोरेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूजियम, जो कि है गैलेरिया डेला एकेडमिया। यूफिजी म्यूजियम के बाद सबसे ज़्यादा विजिट होने वाला इटली का जो म्यूजियम है वो यही म्यूजियम है। फेमस आर्टिस्ट माइकल एंजेलो की जो मेन स्कल्पचर है, जो कि डेविड का है, और वह स्कल्पचर रखा है इस म्यूजियम के अंदर, जो कि बनाता है इस म्यूजियम को सबसे खास। दोस्तों, जब भी आप गूगल पे फ्लोरेंस सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको जो रिजल्ट दिखाई देगा, जो पिक्चर दिखाई देगी, वो होगी फ्लोरेंस कैथेड्रल की। और इस कैथेड्रल को फ्लोरेंस डोमो भी कहा जाता है। इसकी विजिट के बिना आपकी फ्लोरेंस की ट्रिप इनकम्प्लीट रह जाएगी। वैसे तो ये बिल्डिंग 13th सेंचुरी में बनना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये बनकर तैयार हुई फाइनली 16th सेंचुरी में। इस कैथेड्रल का जो डोम है उसकी हाइट 115 यानी कि 115 मीटर्स है, जो कि उस टाइम का सबसे ऊंचा डोम हुआ करता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके यानी कि लगभग 463 स्टेयर्स चढ़ के इसके ऊपर भी जा सकते हैं। वैसे आपको इसके लिए टिकट भी लेना होगा, और जो कि एक ऑनलाइन टिकट होगा, और आपको पे करने होंगे 35 यूरोस पर पर्सन। तो डोम तक पहुंचने के लिए हमें पैदल जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट नहीं लगी हुई है। ये जो सीढ़ियां हैं ये सिंगल सीढ़ियां हैं, आने जाने का बस एक ही रास्ता है। तो अब मैं आ चुका हूँ इस डोम के टॉप पर। तो आप देख सकते हैं कैथेड्रल का क्लॉक टावर यहाँ से विजिबल है। कैथेड्रल का ये बेल टावर कहलाता है गियोटोस बेल टावर, और इसकी हाइट कैथेड्रल के डोम की हाइट से थोड़ी सी ही कम है, जो कि है बस 82 मीटर्स। तो अगर आप डोम पर क्लाइंब नहीं करना चाहते हैं तो आप इस बेल टावर पर भी क्लाइंब कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ पर भी आपको पैदल स्टेयर से ही जाना होगा। वैसे मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप कैथेड्रल के डोम को क्लाइंब करें, अगर आप इजीली क्लाइंब करने की कंडीशन में हैं तो। दोस्तों, फ्लोरेंस कैथेड्रल के डोम के ऊपर से फ्लोरेंस सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देती है। जैसे अभी आप सामने देख रहे हैं पलाज़ो वेचियो, और हम थोड़ी देर में पलाज़ो विचियो भी जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े डोम्स में से एक ये डोम अंदर से भी बाहर ही जितना ग्रांड है। आप इसकी ग्रांडनेस का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि सामने जो विजिटर्स जा रहे हैं उनकी साइज कितनी छोटी दिखाई दे रही है। वैसे डोम की सीलिंग पर बनी 1579 की ये पेंटिंग अपने आप में बहुत खास है, और ये है द लास्ट डे ऑफ जजमेंट की, जिसमें हेल और हेवन दोनों के बारे में ही बखूबी एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, वैसे तो फ्लोरेंस सिटी में काफ़ी सारे ब्रिज हैं, बट जो यहाँ का मेन ब्रिज है वो है यहाँ का ओल्ड ब्रिज, जिसे पोंट विचियो भी कहा जाता है। तो ये पोंटे विचियो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और बेसिकली ये अपनी शॉप्स के लिए फेमस है। पहले के समय में इस ब्रिज के ऊपर फार्मर्स की और बुचर्स की शॉप हुआ करती थी, बट उससे क्या होता था कि सिटी सेंटर में होने के कारण काफ़ी स्मेली रहता था वो। बाद में यहाँ पर उन शॉप्स को बंद कराकर ज्वेलरी की और उसके अलावा सोविनियर शॉप्स खोल दी गई, और अब वही लोग इनके टेनेंट्स हैं। जनरली आप किसी भी ब्रिज के ऊपर शॉप्स या घर नहीं देखते होंगे, बट ये ब्रिज अपने आप में यूनिक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका।
और पोंटे वेचे का व्यू आप देखेंगे डिफरेंट है अदर ब्रिजेस से। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ पोंट वेचियो के ऊपर, आइए मेरे साथ। तो यह ब्रिज अर्नो रिवर के ऊपर बना है और ऐसा माना जाता है कि पहली बार यह ब्रिज रोमन्स ने बनवाया था, रोमन एम्परर्स ने। तो सोच लीजिए कितना पुराना है ये। वैसे इसको कई बार रिकंस्ट्रक्ट भी किया गया। फ्लोरेंस की स्ट्रीट्स पर बैठते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत आर्ट बनाने वाले आर्टिस्ट, जो हूबहू आपके फेस की आर्ट मिनटों में तैयार कर देंगे। तो आपके और आपके किड्स के लिए हो सकती है डे टाइम में ये एक फन एक्टिविटी। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं फ्लोरेंस के फेमस सिग्नोरिया स्क्वायर। तो सिग्नोरिया स्क्वायर यहाँ का मेन स्क्वायर है और इस स्क्वायर की पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस फ्लोरेंस सिटी में काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे पीछे आप जो अभी फाउंटेन देख रहे हैं ये है द फाउंटेन ऑफ नेपच्यून। ये फाउंटेन ऑफ नेपच्यून बनाया गया था 1574 में। आप इमेजिन करिए 1574 में इतना ब्यूटीफुल फाउंटेन इन्होंने बना के तैयार कर दिया था। द फाउंटेन ऑफ नेपच्यून के पीछे ही है पलाजो वेचियो। पलाजो वेचियो यहाँ का टाउन हॉल है जिसे कि ओल्ड पैलेस भी कहा जाता है और इसकी एंट्री पर लगी हुई है डेविड की ब्यूटीफुल स्टैचू की कॉपी। इसी सिग्नोरिया स्क्वायर में ही मेरे लेफ्ट साइड में है ये गैलरी, ये आर्ट गैलरी है जहाँ काफ़ी सारी स्टैचूज लगी हुई हैं। रेनेसेंस टाइम की बनी हुई ये सारी स्टैचूज हैं। कुछ स्टैचूज यहाँ पर एज अ कॉपी लगी हुई हैं और इनमें से कुछ की ओरिजिनल जो हैं वो डिफरेंट म्यूजियम्स में लगी हुई हैं। सो आई एम गोइंग टू सी फ्यू ऑफ दोज ओरिजिनल स्कल्पचर्स इन डिफरेंट म्यूजियम्स। तो आइए चलते हैं म्यूजियम की साइड। पलाजो वेचियो की ये बिल्डिंग फ्लोरेंस की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस बिल्डिंग्स में से एक है। आज भी ये फ्लोरेंस के सिटी हॉल के रूप में फंक्शन करता है और इसका काफी बड़ा एरिया एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अगर आप इस म्यूजियम को अपने फ्लोरेंस की इटनरी में शामिल करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने टिकट्स एडवांस में ही ऑनलाइन बुक कर लें, क्योंकि समर्स में फ्लोरेंस में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और जब आप टिकट्स की लाइन में लगते हैं तो आपका काफी सारा टाइम यूं ही वेस्ट हो जाता है। फ्लोरेंस हमेशा से ही अपने लेदर के लिए फेमस रहा है। तो मेरे पीछे है यहाँ का फेमस लेदर मार्केट। आइए देखते हैं क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके खास। इस सैन लोरेंजो लेदर मार्केट से आप अपने लव्ड वंस के लिए ले सकते हैं लेदर के कई सारे सोवेनियर्स। मोस्टली यहाँ पर आपको लेदर के जैकेट्स, पर्सेस, वैलेट्स और बेल्ट्स जैसी कई सारी चीजें मिल जाती हैं। आपको यहाँ एक अच्छी डील थोड़ी सी बार्गेनिंग करके मिल जाएगी। वैसे प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी देखने के लिए आप मेड इन इटली का लेबल जरूर वेरीफाई कर लें। यह लेदर मार्केट काफी बड़ा है। मेरे राइट में भी एक स्ट्रीट है जो कि पूरी तरह से लेदर प्रोडक्ट से भरी हुई है और इसके अलावा मेरे लेफ्ट में आप जो ये स्ट्रीट देख रहे हैं ये भी पूरी तरह से लेदर प्रोडक्ट से कवर्ड है। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ यूफीजी आर्ट गैलरी के अंदर। इसका टिकट है 20 यूरो का। मैंने इसकी कोई भी एडवांस बुकिंग नहीं कराई थी। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसकी एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऑन साइट टिकट तो आपको मिल ही जाएगा। आइए मेरे साथ। फ्लोरेंस में यूफीजी आर्ट गैलरी विजिट करने का सपना तो हर आर्ट लवर का होता है, क्योंकि यहीं पर है इटालियन रेनेसेंस आर्ट के सबसे आइकनिक पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स, जो कि उस टाइम के मशहूर आर्टिस्ट जैसे कि बोटेस्ली, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो ने बनाई थी। ये आर्ट गैलरी इतनी बड़ी है कि आप इसका अंदाजा यहाँ के टोटल नंबर ऑफ रूम से ही लगा सकते हैं, जो कि है 101, यानी कि 101 रूम्स। ऑफ कोर्स इन सारे रूम्स को कवर करने के लिए आपको लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम तो लगेगा ही। और टिकट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन ही बुक कराएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं और उनकी एज है 18 ईयर्स से कम तो किसी भी वीकडे में उनकी एंट्री म्यूजियम के अंदर बिल्कुल फ्री होगी। वैसे मंथ के हर फर्स्ट संडे को यूफीजी आर्ट गैलरी की एंट्री सभी के लिए फ्री होती है, बट हाँ अगर आप उस दिन जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी भीड़ का सामना करना होगा और यहाँ पर लाइन भी काफ़ी लंबी होगी। इस आर्ट गैलरी में आपकी विजिट को थोड़ा इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे आर्ट वर्क्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं करें अगर आप यूफीजी आर्ट गैलरी जा रहे हैं तो जो सबसे पहले आर्ट वर्क आता है वो है द बर्थ ऑफ वीनस का, जो कि बनाई थी बोटेस्ली ने।
रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग वीनस जो गॉडेस हैं वो लव, ब्यूटी और फर्टिलिटी की गॉडेस हैं, तो उनका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है रोमन कल्चर में। जो सेकंड इम्पोर्टेंट आर्ट वर्क है वो है मेड्यूसा का, जो कि एक ऐसी मॉन्स्टर थी जिसके सिर पर बालों की जगह स्नेक्स हुआ करते थे। इसके अलावा हैं यहाँ पर कई सारे दूसरे पेंटिंग्स और स्कल्पचर जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं। दोस्तों इवनिंग में भी फ्लोरेंस सिटी काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई देती है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ब्यूटीफुल व्यूज फ्लोरेंस के। आइए मेरे साथ। पोंटे वेचियो ब्रिज के अलावा भी फ्लोरेंस में काफ़ी सारे दूसरे ब्रिजेस हैं और दिन के साथ साथ ये ब्रिजेस रात में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो अभी आप देखिए कि मेरे सामने ये जो ब्रिज दिख रहा है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन जब इस रिवर पे पड़ रहा है तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस ब्रिज के पीछे जो ब्रिज है वही है पोंटे वेचियो ब्रिज। चाओ। तो आज मेरा स्टार्ट हो चुका है फ्लोरेंस में दूसरा दिन। फ्लोरेंस में जो भी कुछ घूमने के लिए है वो मेनली ओल्ड टाउन एरिया में ही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये सिटी मैप ज़रूर लें। यूरोप में घूमने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप गूगल मैप्स के साथ साथ एक पेपर सिटी मैप भी यूज़ करें, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है सिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में और आप मार्किंग भी कर सकते हैं इसमें। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं बेसिलिका सेंटा मारिया नोवेला के सामने। ये बहुत खूबसूरत है अंदर से, चलिए इसके अंदर विजिट करते हैं। बेसिकली फ्लोरेंस एक ओल्ड सिटी है, तो यहाँ पर है काफ़ी सारे चर्चेज और म्यूजियम। तो अभी मैं जा रहा हूँ बेसिलिका सैन मार्को। फ्लोरेंस के चर्चेज के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको याद रखनी होगी कि ये चर्चेज दोपहर में 12:30 से 4:30 बजे तक ज़्यादातर चर्चेज क्लोज रहते हैं, तो आप अपना डे उसी हिसाब से प्लान करें। मैंने भी ये सेंट मार्को चर्च राइट 12:30 बजे कंप्लीट किया और आई वॉज अ लास्ट विजिटर देयर, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अभी मैं विजिट करके आया हूँ बेसिलिका एसएस अनुजियाता। ये चर्च अंदर से वाकई बहुत खूबसूरत था। भले ही आप कितनी भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्लोरेंस में हो, मैं आपको डेफिनेटली ये चर्च रिकमेंड करूँगा। अगर आप यहाँ नहीं गए तो शायद आप कुछ ना कुछ मिस ज़रूर कर देंगे। दूसरी इटालियन सिटीज़ के जैसे फ्लोरेंस में भी कई सारे चर्च हैं, लेकिन फ्लोरेंस के चर्च अपने आप में स्पेशल और डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्हें यूनिकली डिजाइन किया है दुनिया के मशहूर आर्टिस्ट ने। वैसे एक दिन में इतने सारे चर्चेस को विजिट कर पाना आपके लिए भी शायद पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप फ्लोरेंस कैथेड्रल के अलावा अपनी इटिनरी में सेंटा मारिया नोवेला, सेंटा क्रोस, सैन लोरेंजो और बेसिलिका सैंतिसिमा अनुजियाता को जरूर शामिल करें। रेनेसेंस पीरियड का स्टार्ट 1300 में फ्लोरेंस से ही हुआ था और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा म्यूज़ियम आपको मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली फ्लोरेंस में म्यूज़ियम की विजिट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और आपको पे करने होते हैं कई सारे यूरोज़। अगर आप 3 से ज़्यादा म्यूज़ियम्स में विजिट करना चाहते हैं तो फिर फ्लोरेंस पास आपके लिए रिकमेंडेड है, और अगर आप 1 या 2 म्यूज़ियम ही जाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ उन पर्टिकुलर म्यूज़ियम्स का ही टिकट लें। दोस्तों अगर फ्लोरेंस के खाने पीने की बात करें तो यहाँ सबसे फेमस आइसक्रीम जेलेटो कहलाती है, और ये जेलेटो कई डिफरेंट फ्लेवर्स में आती है। आप 2 या 3 फ्लेवर्स का ऑप्शन ले सकते हैं। तो मैंने जो फ्लेवर लिया है ये है पिस्ताचियो,
और साथ में चीज केक। तो दोस्तों अगर आप इटली टूर पे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोकल इटालियन रेस्टोरेंट पर जाएं और कुछ ऑथेंटिक इटालियन कुजीन ही ट्राई करें। तो ऑथेंटिक पास्ता खाने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ एक दूसरे रेस्टोरेंट जहाँ मैं ट्राई करूँगा पिज़्ज़ा। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ एक दूसरे रेस्टोरेंट और यहाँ मैंने ऑर्डर किया है एक वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। अगर आप इटली आए और आपने पिज़्ज़ा नहीं खाया तो क्या खाया, तो पिज़्ज़ा खाना तो बिल्कुल बनता है। चलिए टेस्ट करते हैं इसको। फ्लोरेंस में एकोमोडेशन दूसरे यूरोपियन सिटीज के कंपैरिजन में काफी एक्सपेंसिव होता है। गिरी हालत में एक डबल बेडरूम आपको वन नाइट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 200 यूरोस का तो मिलेगा ही। दोस्तों अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि फ्लोरेंस घूमने के लिए कितने डेज इनफ हैं। आइडियली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 2 कंप्लीट डेज का टाइम लेकर आएं। अगर आप 2 दिन से कम का समय लेकर आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप फ्लोरेंस के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस को आसानी से देख पाएंगे। आई होप कि फ्लोरेंस का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस हैं फ्लोरेंस से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस टाइप करें, मैं आपके सारे कमेंट्स के आंसर दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि फ्लोरेंस जाने का प्लान कर रहे हैं। Thank you so much. I will see you all in my next video.